आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जितनी भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे। मेरी गारंटी है एक बार ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, चाहे वो आपके आने वाले CHSL या RRB ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो, उनसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स आज के ट्रिक के साथ। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स दिए हैं। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितने हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, जिनको डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, 22 पार्ट्स में, 22 पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कितने आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 395, इसको डिवाइड कितने पार्ट में किया गया है, 22 पार्ट्स में। अब इसको याद कैसे करेंगे ये सारे आर्टिकल जो हैं, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो क्या है, भारत राज्य विभाजन कानून तैयार, नागरिक आए गए विदेश यार। मतलब भारत राज्य जो था, भारत का जो राज्य था वो विभाजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कानून तैयार हुआ। आइए एक एक करके देखते हैं। भारत आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें इंक्लूड होते हैं स्टेट, यूटीज और एक्वायर टेरिटरी। ठीक, भारत क्या है, इंडिया। ठीक, आर्टिकल 2 क्या कहता है, ट्रिक क्या थी, भारत राज्य। तो राज्य का क्या मतलब होता है, न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट कैन एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन इट्स टर्म। ठीक, फिर उसके बाद आर्टिकल 3 विभाजन। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्री। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, बाउंड्री को चेंज कर सकती है। नेम फॉर्म न्यू स्टेट यूटी बाई लॉ आफ्टर स्टेट की कंसर्न से। ठीक है, तो 3 आर्टिकल याद हुए आपको। और चौथा क्या है, कानून तैयार। आर्टिकल 4 क्या कहता है, लॉ अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 नीड क्या जरूरत, उनको जरूरत पड़ती है सिंपल मेजोरिटी की, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको याद हुआ, 4 आर्टिकल आपको याद हो गए। क्या है, भारत राज्य विभाजन कानून तैयार क्या था, भारत, इसमें क्या किसकी बात की गई है, इंडिया यूनियन स्टेट। राज्य, इसमें क्या बात किया गया है, स्टेट की, कौन से स्टेट की, न्यू स्टेट की। विभाजन, विभाजन में आर्टिकल 3 है, ये किसकी बात की गई है, बाउंड्री की। ठीक, आर्टिकल 4 क्या किया गया है, कानून तैयार। मतलब जो भी लॉ अंडर आर्टिकल, जो आर्टिकल 2 और 3 में है, उनको सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया जाएगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो आपको आसानी से ये 4 आर्टिकल याद हो गए। आइए आगे चलते हुए और आर्टिकल्स को याद करते हैं। पार्ट 2 को अगर हम देखें तो वो है सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल है 5 से 11 तक। अगर क्वेश्चन पूछे कि पार्ट 2 में क्या है, तो वो है सिटीजनशिप। कौन से आर्टिकल से कौन से कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, नागरिक आए गए विदेश यार नो कंटिन्यू पार्लियामेंट का अधिकार। ठीक, नागरिक आए गए विदेश यार नो कंटिन्यू पार्लियामेंट का अधिकार। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब नागरिक, यहाँ के लोग। एट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट फॉर दोज डोमिसाइल बॉर्न विथ पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया और 5+ ईयर रेसिडेंट। अब इसका क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के टाइम सिटीजनशिप मिलेगा अगर इंडिया में डोमिसाइल है, ये यहाँ या फिर कोई बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, या पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं, या 5 साल से ज़्यादा यहाँ पे रहते हो, उनके लिए ये आर्टिकल 5 बनाया गया है। ठीक, नागरिक। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आए माइग्रेंट्स। अब इसका आर्टिकल 6 क्या कहता है, सिटीजन्स फॉर पाकिस्तान माइग्रेंट्स टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 विथ रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन कंडीशंस। मतलब पाकिस्तान से इंडिया आए लोग अगर 19 जुलाई 1948 से पहले यहाँ आए हैं और या रहते हैं या रजिस्टर्ड हैं, तो वो सिटीजनशिप कहलाएंगे। आए, अब गए। ठीक, आर्टिकल 7 क्या है, गए। नो सिटीजनशिप फॉर दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर 1 मार्च 1947 अनलेस रिटर्निंग विथ रीसेटलमेंट परमिट। इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जब तक वो रीसेटलमेंट परमिट लेकर वापस ना आए। ठीक, 3 आर्टिकल याद हुए, कौन कौन से थे, नागरिक आए गए। ठीक, आर्टिकल 8 क्या कहता है, विदेश यार ओवरसीज। यहाँ पे किसकी बात करता है, विदेश की। मतलब बाहर रहने वाले लोग, बाहर रहने वाले इंडियन अगर इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करें तो वो यहाँ के सिटीजन से बन सकते हैं।
आर्टिकल 9 क्या कहता है? नो नो इंडियन सिटीजनशिप फॉर दोज वॉलंटरी एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, मतलब जो खुद फॉरेन सिटीजनशिप ले ले इंडिया, तो इंडियन कोई है, अगर वो बाहर का सिटीजनशिप ले ले तो जो इंडिया की सिटीजनशिप है उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। ठीक। आर्टिकल 10 क्या है? कंटिन्यू सिटीजन सिटीजन्स अंडर पार्ट 2 रिटेन सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू लॉ, मतलब पार्ट 2 में ये बताया गया, पार्ट 2 के अंदर ये बताया गया है कि वो सिटीजनशिप, अगर ये सॉरी पार्ट 2 के अंदर सिटीजन्स बने हैं, सिटीजनशिप में रखे, लेकिन जो भी होगा वो कानून के मुताबिक। आर्टिकल 11 इसी तरीके क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर सिटीजन एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। इसका क्या है? पार्लियामेंट का अधिकार। पार्लियामेंट सिटीजन्स के रूल बनाएगी कि कैसे मिलेगा, कैसे उनको हटाया जाएगा, सारी चीज़ें ये पार्लियामेंट का अधिकार है। तो आई होप ये आपको याद हुआ होगा कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। आर्टिकल 5 नागरिक सिटीजनशिप। आर्टिकल 6 गए माइग्रेंट्स। आर्टिकल 7 गए माइग्रेटेड टू पाकिस्तान विदेश या ओवरसीज। नो का मतलब होता है जो खुद जो यहाँ का सिटीजनशिप छोड़ के दूसरी कंट्री का ले ले, तो यहाँ की जो सिटीजनशिप है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। कंटिन्यू, वो जो पार्ट 2 में जो भी बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। और पार्ट 11 पार्लियामेंट का अधिकार, ये पार्लियामेंट का अधिकार है कि जो भी रूल्स बनाए जाएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये आर्टिकल 11 है। आई होप आपको ये दो पार्ट्स तो याद हो गए होंगे। पहला क्या था? भारत राज्य विभाजन कानून तैयार, नागरिक आए गए विदेश यार। तो ये दो पार्ट्स तो आपको अच्छे से तैयार हो गए। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि है फंडामेंटल राइट, जो कि है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। इसकी ट्रिक क्या है? इक्वल फ्रीडम, नो एक्सप्लॉइट रिलीजन कल्चर और रेमेडीज। सबको इक्वल फ्रीडम। ये इक्वल से क्या है? इक्वलिटी। फ्रीडम से फ्रीडम, नो एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजियस कल्चर और रेमेडी। आइए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। याद रखिएगा इसमें सिर्फ वही आर्टिकल लिए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वरना पढ़ने का तो बहुत कुछ है। जितनी भी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछी गई है उसी को लेके चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। कम टाइम में अच्छा पढ़िए। आइए आगे चलते हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात करें, आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 क्या कहता है? किसकी डेफिनेशन बताया गया है? स्टेट की। आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉ इनकंसिस्टेंट विथ राइट और वर्ड। ठीक। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बताया गया है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। किस पे? ऑन रिलीजियस कास्ट सेक्स, इन सभी चीज़ों पे। आर्टिकल 16 क्या बताया गया है? इक्वालिटी सबको मिलेगी, कहाँ? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 अबॉलिशमेंट ऑफ किसको हटाया जाएगा? अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 18 हटाया जाएगा, टाइटल्स नहीं मिले, जैसे कोई भी राजा महाराज धीराज ये सारी चीज़ें नहीं लगा सकता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है, जिसमें 6 फ्रीडम है, जैसे स्पीच, असेंबली, ये सारी फ्रीडम्स की बात की गई है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कोई भी इंसान को उस क्राइम के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है जो क्राइम बनने से पहले किया गया हो, या बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, या खुद के खिलाफ ज़बरदस्ती गवाही नहीं दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 20 कहता है। आगे चलते हुए अगर हम बात करें, आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लाइफ और लिबर्टी। आर्टिकल 21 ए इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 23 बैन ऑन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 कोई भी चाइल्ड लेबर इन हजारियत जॉब में नहीं काम कर सकता है। ये हुए आपके इतने आर्टिकल। 25 आर्टिकल क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 26 क्या कहता है? मैनेज रिलीजियस अफेयर। 29 क्या कहता है? माइनॉरिटी कल्चरल राइट्स। 30 क्या कहता है? माइनॉरिटीज़ को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना। आर्टिकल 32 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ये फंडामेंटल्स के सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि है डीपीएसपी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डीपीएसपी में कितने आर्टिकल हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 36 से 51। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है। 36 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी, जो डीपीएसपी की डेफिनेशन है उसको बताता है। 38 क्या कहता है? सोशल ऑर्डर फॉर जस्टिस। ठीक। 39 क्या कहता है? इकोनॉमिक जस्टिस और प्रिंसिपल की बात करता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर 39 क्या कहता है? फ्री लीगल एड की बात करता है। 39A ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 40 ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 क्या है? राइट टू वर्क और एजुकेशन की बात करता है। ठीक है।
आर्टिकल 42 क्या कहता है, ह्यूमन वर्क कंडीशंस की बात करता है, कैसी कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पे लोग काम कर रहे हो। 43 लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स की बात करता है। 44 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 क्या करता है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस की ये बात करता है। ठीक, फ्री ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 46 क्या कहता है, SC ST की इंटरेस्ट की बात करता है। 47 पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट की बात करता है। 48 एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। 49 मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन की बात करता है। इसी तरीके से 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन की बात करता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, 50-50 में बांट दिया गया। ठीक है। 51 क्या कहता है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है। ठीक, 51 रुपया दे के शांति हो गई। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ डीपीएसपी की। अब आगे चलते हैं पार्ट 5 की तरफ, जो कि है यूनियंस के आर्टिकल्स। यूनियंस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, सिर्फ वही आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है, प्रेसिडेंट की ऑफिस। 53 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किसकी इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है। इसी तरह आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पावर टू ग्रांट पार्डन। पार्डन प्रेसिडेंट की कुछ स्पेशल पावर होती है, तो उसमें इसमें दिया गया है आर्टिकल 72 में। 74 किसकी बात करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बात करता है कि एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। 79 आर्टिकल। 80 में क्या है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा कैसे बनेगा। इसी तरीके से कंपोजिशन ऑफ लोकसभा 80 और 81, एक है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, एक है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। 110 मनी बिल, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मनी बिल। 112 एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 123 ये ऑर्डिनेंस की बात करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 124 का। तो ये यूनियन के ये सारे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इनको अगर आपको विश्वास ना हो तो इसको याद करने के बाद PYQ आप सॉल्व करिएगा। आपके एग्ज़ाम हैं CHSL के, RRB के, सारे ही क्वेश्चन आपसे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलते हुए हम देखते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो कि है स्टेट का। ये बात करती है आर्टिकल 153 ऑफिस ऑफ गवर्नर का। 161 गवर्नर की पावर का। 163 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे किसके, गवर्नर के। ठीक। आर्टिकल 213 गवर्नर पावर टू प्रोलोमगेट ऑर्डिनेंस की बात करता है। ठीक। 213 आर्टिकल। इसी तरीके से पार्ट 8 में हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, आर्टिकल 239। 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। 239A क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर सर्टेन ड्यूटीज। ठीक है। 239A, 239 क्या बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्यूटीज की बात करता है। ठीक। आगे चलते हुए पार्ट 9 में पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटीज की बात करता है। पार्ट 9 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243 डेफिनेशंस रिलेटेड टू पंचायत, ये बताया गया है। 243 जी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत की बताई गई है। 243W पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है किसकी, म्यूनसिपैलिटीज की। क्या बताया गया, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। 243 किसकी है, 243G किसका है, पंचायत का। 243W किसका है, म्यूनसिपैलिटी का। ओके। अब आगे चलते हुए हम देखें पार्ट 12, जो कि बात करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक। 265 क्या कहता है, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है। 266 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 280 फाइनेंस कमीशन। इसको याद करिएगा, ये फिर से रिकॉल करते हैं। 265 नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और 280 क्या है, फाइनेंस कमीशन। ठीक। आइए आगे चलते हैं पार्ट 14 में। पार्ट 14 में सर्विस अंडर यूनियन और स्टेट, कौन कौन से सर्विसेज हैं। आर्टिकल 309 क्या कहता है, रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर पब्लिक सर्वेंट्स। आर्टिकल 310 क्या कहता है, टेन्योर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। आर्टिकल 311 क्या कहता है, 311 कैसे डिसमिसल होंगे, रिमूवल होंगे,
रिडक्शंस इन रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट। आर्टिकल 315 क्या कहता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट सर्विस कमीशन की बात करता है, आर्टिकल 315। अगर हम आगे चलते हुए और देखें, पार्ट 15, ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 325 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन होगा किसी भी इलेक्टोरल रोल बेस्ड ऑन किस पे, रिलीजन, कास्ट, सेक्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 326 इलेक्शन ऑफ लोकसभा। इलेक्शन कैसे होंगे, स्टेट असेंबली बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये इलेक्शन की बात करता है। ओके, आइए, पार्ट 15 भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन दिया गया है सर्टेन क्लासेस को, ये देखते हैं। आर्टिकल 338 जो है इस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338 ए क्या कहता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 340 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 340 क्या कहता है, अपॉइंट करेंगे कमीशन किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, पार्ट 18। पार्ट 18 जो है वो बात करता है इमरजेंसी प्रोविज़न की। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी एक इम्पॉर्टेंट है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये पीवाईक्यू से ही बनाई गई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ऐसे तो आप रटते ही रह जाएंगे। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। आर्टिकल 360 क्या है, फाइनेंस कमीशन। ओके, तो ये था आर्टिकल 18। आइए अब आगे चलते हैं, मिसलेनियस के कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है, 361 इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग में ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल जो 20 है, सॉरी, पार्ट जो 20 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है 368 की प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कंप्लीट हुए आपके पूरे आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये सारे ही जो भी बनाए गए हैं पीवाईक्यू से बनाए गए हैं। इसको याद करने के बाद ये आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।